आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। पहले से ही मैंने एक बात बताया था कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की सियासत में इतना बड़ा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया था, और बिहार के सियासत में वो बड़ा हो चुका है। जब बिहार की राजनीति बिल्कुल एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, बिहार की राजनीति उस दिशा की तरफ बढ़ चला है। नीतीश कुमार का अगला मिशन क्या है और नीतीश कुमार का नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये बातें अब खुद नीतीश कुमार के मंत्री ने बता दिया। जो बातें मैंने इन टॉक पर कई बार कहा कि विपक्ष समाप्त होने दीजिए, उसके बाद बिहार की सियासत में जो बड़ा होने वाला है उसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अब नीतीश कैबिनेट के मंत्री ने बता दिया, अब कोई विपक्ष नहीं है। अब जब चाहेंगे नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार राजभवन पहुंच जाएंगे, और उसके बाद बिहार की राजनीति का एक नया समीकरण बन जाएगा। इधर नीतीश कुमार के पार्टी के साथ बीजेपी ने झारखंड में भी समझौता कर लिया, और इस समझौते के पीछे के कारण नीतीश कुमार का डर ही बताया जा रहा है कि झारखंड में अगर नीतीश कुमार के पार्टी के साथ समझौता नहीं होता तो कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता था। और ये जेडीयू की आप एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा जीत है। लेकिन जेडीयू के एक नेता जमा खान का बयान सामने आता है, और जिसके बाद बिहार के सियासत में भूकंप आना निश्चित है, क्योंकि जमा खान जो बातें कहते हैं वो बातें नीतीश कुमार से बिना पूछे तो कहीं नहीं होंगी। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार से जरूर पूछे होंगे। जमा खान ने सीधे तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के संकेत दे दिए। खान जब ये कहते हैं कि केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे हाथों में, ये बातें जेडीयू के मंत्री, कैबिनेट मंत्री है नीतीश सरकार में, जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री में जो कैबिनेट मंत्री है, वो कहते हैं कि केंद्र की सत्ता की जो चाबी है वो हमारे हाथों में। जमा खान का पूरा बयान आपको बता देते हैं। जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास की एक लकीर घिसा है, और सबसे बड़ी बात है सीएम नीतीश कुमार सबको साथ लेके चलते हैं। मेरी ये दुआ जल्द कबूल होगी। देश की जनता जानती है कि सत्ता की चाबी हमारे पास है। मुझे लगता है कि विपक्ष भी पीएम बनाने में समर्थन करेगा, कांग्रेस भी समर्थन करेगी। अगर नीतीश कुमार का नाम पीएम के लिए प्रस्तावित किया गया तो उन्हें सभी दलों का समर्थन मिलेगा। ये बातें अब क्लियर हो चुकी है कि नीतीश कुमार के पीएम बनाने की बातें नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री जमा खान करते, क्या ये नीतीश कुमार के पूछे बिना किए होंगे? क्या ये नीतीश कुमार के इशारों के बिना किए होंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इसके बाद कोई टिप्पणी आता है? जवाब है नहीं। जमा खान सीधे तौर पे बताते हैं कि नीतीश कुमार अगर पीएम के चेहरा बनते तो सारे राजनीतिक दल, जो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल है, वो सपोर्ट करेंगे। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए पर दबाव बनाने की, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने झारखंड में बीजेपी को झुकाया और कहीं ना कहीं सीटें ले लिया जितनी नीतीश कुमार चाहते थे झारखंड में। मतलब सीधे तौर पे आप राजनीति को समझ लीजिए, वहाँ जेडीयू का समझौता हो चुका है बीजेपी के साथ, कि झारखंड में बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता हो जाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एक कैबिनेट मंत्री ने ये दावा कर देते हैं कि नीतीश कुमार अगले पीएम है। बीजेपी की तरफ से तो इसे खंडन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों को ध्यान में रखकर होगा। जेडीयू की प्लानिंग है 130 से 140 सीटों पर लड़ने का। अगर जेडीयू कम सीटों पर समझौता करने को तैयार है तो 120 सीटें, यानी लास्ट जो जेडीयू की तरफ से कहा गया कि हम 120 सीटों से कम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बातें नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व, और जब जेपी नड्डा बिहार आए थे, पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात हुआ था, उस मुलाकात में भी नीतीश कुमार ने अपनी बातें रख दिया। और इसके साथ ही ये बता दें कि जेडीयू ये चाहता है कि सीमांचल के क्षेत्रों में, बिहार के सीमांचल के क्षेत्रों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना, और इसके पीछे का कारण है कि सीमांचल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। जेडीयू चाहता है कि जहां पर बीजेपी के विधायक भी है उन सीटों को भी जेडीयू को दे दिया जाए। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि सीमांचल की राजनीति में जेडीयू अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। लोकसभा का उदाहरण ले
तो सीमांचल के 4 सीटों में से 3 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ा था, जिसमें जेडीयू को तीनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। एक सीट पर बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन अब भी जेडीयू का फर्ज है कि सीमांचल में बड़ी मुस्लिम आबादी है, इसलिए हमें सीटें सीमांचल में ज्यादा मिलनी चाहिए। जेडीयू जहां सीधे तौर पर कह रहा है 130 से 140 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और जेडीयू की तरफ से जो बातें सामने आ रही है उससे तो यही संकेत मिल रहा है। लेकिन दूसरे तरफ नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मेटेलियन है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बातें क्या ऐसे ही कहा जा रहा है? ये बातें कहने के पीछे की भी एक राजनीतिक है, और उस राजनीति को समझिए। जब केसी त्यागी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर आ चुका है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तो वो इसलिए नहीं कहते कि ऑफर आ गया था, ऑफर आया था ये सच है। वो इसलिए बताया गया कि नरेंद्र मोदी को ये पता चल सके आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो 303 वाले नरेंद्र मोदी थे। वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को डरा रहे थे कि अगर आपने जेडीयू की बातें नहीं सुनी, आप नजरअंदाज किया, तो नतीजा ये हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बातों को अगर आपने अनसुना किया तो उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी कब पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसकी आपने कल्पना भी नहीं किया था। जेडीयू बिहार में विधानसभा का चुनाव पहले करवाना चाहता है। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जेडीयू विधानसभा का चुनाव बिहार में पहले करवाना चाहता है, और जेडीयू की कोशिश है फरवरी 2025 तक विधानसभा का चुनाव। जेडीयू बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले चाहता है, और समय से पहले जब चाहता है तो फरवरी 2025 का टारगेट जेडीयू ने तय किया, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंच गया है कि चुनाव समय से पहले होगा, जमकर तैयारी करें। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार के पीएम बनाने की मांग जब जेडीयू के नेता जमा खान ने किए, तो बीजेपी का एक शानदार जवाब आया, और वो जवाब शायद जमा खान को पसंद नहीं आएगा या जेडीयू के नेताओं को पसंद नहीं आएगा कि इस समय पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकला है। मतलब सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि पीएम पद के लिए इस समय कोई वैकेंसी नहीं है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आती है, उस परिणाम में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करती है। जेडीयू जैसी पार्टी कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जेडीयू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तभी तक शोषित रहेगा, और जिस दिन नीतीश कुमार चाहिए वो कुर्सी नरेंद्र मोदी से छीना जाएगा। ये इस कहानी से आप सियासत के पहलुओं को समझ सकते हैं, सियासत की कहानियों को समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो परिणाम में जेडीयू के लिए निराशा की बात नहीं थी, बल्कि जेडीयू के लिए खुशी की बात थी। जेडीयू जो चाहता था वो लोकसभा चुनाव के परिणाम में दिखा। लेकिन अब तस्वीर क्या होगी? अगर चुनाव समय से पहले होता है तो जेडीयू किसके साथ चुनाव लड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल कि बिहार विधानसभा भंग होने के बाद ये परिस्थिति भी देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े और आरजेडी अकेले चुनाव लड़े। ये परिस्थिति भी हो सकता है, और बीजेपी इस बात को जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में नहीं है तो उसके पीछे का कारण, एकमात्र कारण ये है क्योंकि नीतीश कुमार का अंदर खाना कांग्रेसियों से बात चल रही है। कांग्रेस पप्पू यादव को पूरा कमाल दे सकता है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार होंगे, यानी नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन होगा, जबकि आरजेडी अकेले लड़ेगा। उस परिस्थिति में आरजेडी के पास भी ये विकल्प रहेगा कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी बीजेपी के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि इससे आरजेडी को मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। बिहार के सीमांचल में 2020 में जेडीयू जब एनडीए में था, उस वक्त की तस्वीर में बता देता हूँ। उस वक्त की कहानी ये थी कि जेडीयू के एनडीए में रहने के कारण सीमांचल की राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सीमांचल में जेडीयू को मुस्लिम वोटों का नुकसान होता है एनडीए में रहने के कारण। 2015 में जब राजद के साथ चुनाव जेडीयू ने लड़ा, उस समय सीमांचल में एक बड़ी सफलता मिली, लेकिन 2020 में नहीं मिली। और 2024 की लोकसभा के परिणाम को देखिए, तो जेडीयू सीमांचल के तीनों सीट हार गई जहां से जेडीयू चुनाव लड़ा था। इसमें बीजेपी का भी भीतर घात था, लेकिन जेडीयू का हार का सामना तीनों सीट से करना पड़ा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जेडीयू के साथ मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया लोकसभा का चुनाव या 2020 के विधानसभा का चुनाव में, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ा। वही जेडीयू जब आरजेडी के साथ लड़ता है तो मुस्लिम वोटर जेडीयू के साथ आकर खड़ा हो जाता है।
इन दोनों तस्वीरों से आप सियासत के पहलू को समझ सकते हैं। इन दोनों ही तस्वीरों से आप सियासत की परिस्थितियों को समझ सकते हैं और सियासत की कहानियों को समझ सकते हैं। तस्वीरों से आप कहानी को समझ सकते हैं। एक तरफ जब जेडीयू आरजेडी के साथ लड़ता है तो सीमांचल में उससे सफलता मिलती है। दूसरी तस्वीर वो होती है जब जेडीयू एनडीए में रहता है और जेडीयू को झटका लग जाता है, यानी मुस्लिम वोटर जो जेडीयू के साथ खड़ा है वो वोटर भी जेडीयू के साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए जेडीयू खुलकर कभी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है। नीतीश कुमार के एक मंत्री जवान खान जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मेटेरियल नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं और पीएम पद की सपोर्ट इंडिया गठबंधन कर सकता है, तो एक संकेत तो दे रहे हैं। संकेत ये है कि विधानसभा भंग होता है तो ठीक है, भंग नहीं होता है, नवंबर 25 में ही चुनाव होता है, तो उस परिस्थिति में ये हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए में ना रहकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाए और इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए। लेकिन उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव का साथ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव भी है, लेकिन तस्वीर कई तरह की राजनीति की बन रही है। एक समीकरण वो हो सकता है कि नीतीश प्लस कांग्रेस, उसमें आरजेडी नहीं है, आरजेडी अकेले चुनाव लड़े, नीतीश और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़े। दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के तले रहे या फिर महागठबंधन के तौर पर लड़े, बिहार में तीनों एक साथ चुनाव लड़े। और उसके बाद की तस्वीर केंद्र की राजनीति की बात करें तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाए और नीतीश कुमार दिल्ली चले जाए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ जाए। ये भी एक देश की राजनीति नहीं, इस देश की राजनीति में एक आश्चर्यचकित घटना हो जाएगा कि जिस पार्टी के पास 12 सांसद है उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये तस्वीर देश के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई प्रधानमंत्री आए जिनके पास सांसदों की संख्या कम थी, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये करते हैं तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार एक ऐसी परिस्थिति में रहेंगे जहाँ नीतीश कुमार के खुद के पास सांसदों की संख्या केवल 12 रहेगा। कल्पना कीजिए अगर नीतीश कुमार के पास 12 सांसद रहेंगे तो नीतीश कुमार पीएम भी बन जाए तो नीतीश कुमार कौन से बिल पास करवा पाएंगे। परिस्थिति तो ये होगी कि संसद में जैसे ही कोई बिल नीतीश कुमार लेके आते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं तो वो बिल पास होना आसान नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार के पास तो 12 सांसद हैं। जब उनके मंत्री कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मेटेरियल है, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इसमें हैरानी तो होती है, लेकिन इस हैरानी से मत होइए क्योंकि भारत की राजनीति इस समय सबसे खतरनाक मोड़ पर है। भारत की राजनीति उस दिशा की तरफ है जब से नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं आया, वो 272 का आंकड़ा नहीं छुए। नरेंद्र मोदी एक तरफ नीतीश कुमार के दबाव झेल रहे और दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू के दबाव झेल रहे हैं। खैर अमित शाह इन दोनों बैसाखियों को समाप्त करने के रणनीति भी बना चुके हैं और ऐसी खबरें आपको कभी भी मिल सकती है कि जेडीयू टूट गया, जेडीयू के 12 में से 11 सांसद टूटकर बीजेपी में चला गया। इसके बाद अन्य कई पार्टी भी टूट सकता है, कई राजनीतिक दल भी टूट सकता है, उसमें सपा भी शामिल है। यानी ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। आगे देखिए होता क्या है, क्योंकि बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता भी इस समय दांव पर लगी है कि दिल्ली की सत्ता क्या नरेंद्र मोदी 5 साल हटे हैं या नरेंद्र मोदी का विदाई 5 साल पहले ही हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में उनके पार्टी के नेता लोग भी है, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में उनके पार्टी में भी एक बड़ा ग्रुप तैयार हो चुका है और अमित शाह ये बातें को जानते हैं, नरेंद्र मोदी इस बातें को जानते हैं। इसलिए एकमात्र लक्ष्य रखा गया कि 280 सांसदों तक बीजेपी पहुंचना चाहता है। ऑपरेशन लोटस इसलिए एक्टिव किया गया, कई राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर इसमें सफल नहीं हो पाती है बीजेपी तो इसके बाद आप समझ लीजिए कि देश मध्यावर्ती चुनाव की तरफ बढ़ेगा। 2025 के शुरू में होगा या 2025 या 26 में मध्यावर्ती इलेक्शन देश में होने जा रहा है और उसके बाद एक बार फिर से जनता चुनेगी और जनता जिसे चुनेगी उसकी सरकार दिल्ली में बैठेगी। खैर साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन की घंटी को बजा के जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।